आज हम करेंगे 9th क्लास का थर्ड लेसन। 9th क्लास का हिस्ट्री का थर्ड लेसन है, इतिहास का तीसरा अध्याय नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले हमने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था। फ्रांस में क्रांति कैसी हुई, कब हुई, क्यों हुई, किस प्रकार के वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी क्रांति के समय। क्रांति के बाद जब संविधान बना तो बाद में क्या स्थिति बदली वहाँ। उसके बाद दूसरे वाले अध्याय में हमने रूसी क्रांति के विषय में पढ़ा, रूस में क्या स्थिति थी और किस प्रकार की विचारधाराएं वहाँ, कितनी विचारधाराएं थी वहाँ पे, रूसी क्रांति क्यों हुई, रूसी क्रांति का क्या कारण था, रूसी क्रांति के बाद वहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी या राजनीतिक व्यवस्था थी। अब ये जो लेसन है, थर्ड लेसन, ये है नाज़ीवाद, जर्मनी के बारे में। हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक बहुत बड़ा तानाशाह था, तो उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो मैं आपको कराती हूँ ये लेसन। ये देखिए, वाइमर गणराज्य का जन्म। गणराज्य मतलब होता है गणराज्य, गण मतलब होते लोग, लोगों का राज्य। तो इसमें लोगों का जो शासन है वो कहाँ पर, वाइमर में, ये जगह का नाम है। तो वाइमर जो गणराज्य है उसके विषय में हम शुरुआत से देखते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो जर्मनी था वो एक बहुत ताकतवर राज्य था या साम्राज्य था या देश था, बहुत शक्तिशाली देश था जर्मनी। उस समय हुआ क्या था, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश शामिल थे और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्रों में क्या था, उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, उसने किसने, जर्मनी ने, किसके साथ, मित्र राष्ट्र कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। 20वीं शताब्दी में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था और इसने क्या किया था, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इनको मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को, इनके खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला था, ये लड़ा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। जब ये इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इसको इतना अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा चलेगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रखने का मतलब, आर्थिक दृष्टि से अब युद्ध में क्या होता है, लोग भी मारे जाते हैं, पैसे का भी नुकसान होता है, हानि होती है, जो युद्ध में हार जाता है उस पर कर्जा भी हो जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से युद्ध निचोड़ कर रख देगा, इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके शुरू में क्या किया, जो जर्मनी था उसने फ्रांस और बेल्जियम में कब्जा कर दिया था, जीत गया था इनसे, इन पे कब्जा कर लिया था और इसको सफलता मिली थी, तो इसमें जोश था। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा जाता है ना कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1914 से 18 के बीच में, उसके पहले शुरुआती सालों में जर्मनी जो था वो ताकतवर राज्य था, क्योंकि उसको जब उससे पहले क्या हुआ था, जिस भी राष्ट्र के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, वो जीत रहा था। तो उसने फिर जाके क्या किया, जो मित्र राष्ट्र थे, जो इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, उसके खिलाफ, इन जो मित्र राष्ट्र थे उनके खिलाफ भी इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था। अब क्या था, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी को शुरुआत में तो सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी, ये देखिए, पहले मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड शामिल था, फ्रांस और रूस, बाद में कौन जाके मिल गया इनके साथ, अमेरिका। अब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। देखो, इस जो मित्र राष्ट्र थे, इसका जो समूह था उसमें काफ़ी अमीर देश थे, ताकतवर देश थे। पहले इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, रूस भी था, और अमेरिका जो आपको पता है विकसित देशों में आता है, ये भी उसमें शामिल हो गया। तो ये जो मित्र राष्ट्र का समूह था इसको और ज़्यादा ताकत मिल गई। नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और हुआ क्या, 1918 में इन्होंने क्या किया, जर्मनी को भी हरा दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने
वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। साम्राज्यवादी जर्मनी हार गया और वहाँ का जो सम्राट था उसने पद त्याग दे दिया, अपने पद से परित्याग कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो संसदीय पार्टी थी ना वहाँ पर जर्मनी में, उनको मौका मिला आगे आने का। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की, वाइमर में जगह का नाम है, वहाँ पर एक पूरे राष्ट्र की एक बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर, जैसे हमारे देश में ना संघीय आधार पर बड़ी बड़ी सरकारें भी है, लोग जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार भी है, छोटी छोटी सरकारें भी है, उसको बोलते हैं संघात्मक शासन। तो संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिससे लोगों को, जहाँ लोगों को वोट देने का अधिकार होता है और सारी शक्तियाँ किसी एक के पास नहीं होती, शक्ति बटी हुई होती है। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। नई जो व्यवस्था बनी उसमें क्या किया जाने लगा, जनप्रतिनिधियों का चुनाव। इसका मतलब क्या हुआ, जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, नेताओं का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। अब नेताओं को चुना कैसे जाएगा, वो उसके लिए क्या किया गया, सभी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को ये अधिकार दिया गया, महिलाओं को नहीं। यहाँ पर हर महिला, हर पुरुष जो वयस्क है उसको सार्वभौमिक मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया, जिससे कि अपने नेता को चुन सके। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। ये जो गणराज्य बना था, वाइमर गणराज्य, ये जर्मनी के ही बहुत सारे लोग थे जो इसको ये पसंद नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह क्या थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय, मतलब जर्मनी हार गया था, और हारने के बाद जो देश जीते थे उन्होंने क्या किया था, जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। दूसरा क्या हुआ था, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में एक संधि हुई थी, उससे क्या हुआ था, वो जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर अपमानजनक थी। वो जो वर्साई में हुई शांति संधि थी, वो जर्मनी के जो लोग थे उनके लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। क्यों थी, ये देखिए, इस संधि की वजह से ही, इस संधि पर जो प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे जर्मनी के, उन्होंने साइन कर दिया था, वो सहमत हो गए थे। अब सहमत होने की वजह से लोगों में नाराज़गी थी कि भाई इन्होंने शांति संधि पर क्यों सहमति जताई, क्योंकि सहमति जताने का मतलब क्या था, जर्मनी पर जो कर्जा चढ़ाया गया है, जो भी उस पर जुर्माना लगाया गया, इसका मतलब वो चुकाएंगे उसको। उन्होंने हाँ कर दी, जो जर्मनी के जनप्रतिनिधि थे। तो लोगों में गुस्सा था, वो इस वाइमर जो गणराज्य था उसे नहीं चाहते थे कि ये गणराज्य जो है देश चलाए, या इस तरीके से हमारे देश का शासन चले। अब हुआ क्या था वर्साई की संधि से, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने बहुत सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। इस संधि में जर्मनी पर क्या शर्तें थोपी गई थी कि उसको 10% अपनी जनसंख्या, आबादी, और 13% उसकी जो ज़मीनी हिस्सा है भूभाग, वो 75% लौह भंडार और 26% कोयला का भंडार, जो देश जीते थे जैसे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, इनको सौंपने पड़े। उसके बाद क्या हुआ, पहले मैं आपको दोबारा एक बार शुरू से बता देती हूँ, हमने अभी क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि शुरुआत में क्या हुआ था, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी, शुरुआत में क्या था, जर्मनी एक ताकतवर देश था, क्योंकि इसको धीरे धीरे सफलता, जिस भी देश के साथ ये लड़ाई कर रहा था उसमें जीत रहा था। जैसे इसने फ्रांस पे हमला किया था, बेल्जियम पे कब्जा किया था, तो इसको सफलता मिली थी। अब जब किसी को सफलता मिलेगी तो क्या होगा, उसमें तो जोश आ जाएगा। तो इसने क्या किया, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, ये जो जर्मनी था इसको बोलते थे केंद्रीय शक्ति। किसको, जर्मनी हो गया, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, इनको केंद्रीय शक्ति बोलते थे। और दूसरी तरफ इसके दूसरी पार्टी थी मित्र राष्ट्र, जिसमें कौन कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था।
तो जब युद्ध होता है तो वो किन्हीं दो लोगों के बीच में होता है, दो देशों के बीच में होता है, दो समूह के बीच में होता है। तो यहाँ पर दो समूह थे, एक तो केंद्रीय शक्ति जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, दूसरा आएगा हमारे मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस और रूस और अमेरिका थे। अब हुआ क्या था कि जर्मनी जो था उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलके इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध जो था वो लड़ा था, जो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और इसको ये अंदाज़ा नहीं था जर्मनी को कि ये जो युद्ध है ये इतना लंबा खिंच जाएगा कि इसको बिल्कुल पूरी तरीके से खोखला कर देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा इसने किया था, उसमें इसको सफलता मिली थी। 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। अभी मैंने बताया पहले इंग्लैंड, फ्रांस और रूस था, बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। तो इससे क्या हुआ था, जो मित्र राष्ट्र वाला समूह था ये काफ़ी ताकतवर हो गया था। और आखिर में क्या हुआ, 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति मतलब जर्मनी, उनको हराने के बाद उसको घुटने टेकने पड़ा, मतलब उसको युद्ध में हरा दिया था, केंद्रीय शक्ति को मतलब जर्मनी को। फिर हुआ क्या, वहाँ पर साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय, जब जर्मनी हार गया तो वहाँ के सम्राट ने अपने पद का त्याग कर दिया। और जैसे ही उसने पद का त्याग किया तो वहाँ की जो संसदीय पार्टी थी उनको मौका मिल गया अपनी तरीके से सरकार चलाने का। और उन्होंने क्या किया, वाइमर जो है एक जगह है वहाँ पर एक बैठक बुलाई और वहाँ पर ये डिसाइड किया कि जनता जिन नेताओं को प्रतिनिधि चुनेगी उनके अनुसार देश का शासन चलेगा, सबको वोट देने का अधिकार, सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये नया गणराज्य जिसकी बात हो रही थी, ये जर्मनी के बहुत सारे लोग इससे नाखुश थे, खुश नहीं थे, क्योंकि उनको एक तो ये था कि जर्मनी हार गया था, ऊपर से वर्साई की जब संधि हुई थी तो इन लोगों ने जो संसदीय शासन चाहते थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्साई की संधि पर साइन करे थे, अपने हस्ताक्षर किए थे। और इसका मकसद क्या था कि वर्साई की संधि में बहुत सारी शर्तें थोप दी थी जर्मनी के, क्योंकि वो हार गया था तो जो हारता है उस पर तो शर्तें थोप दी जाती है। तो उसने ये जो वाइमर गणराज्य की जो बात चल रही थी, इनसे नाखुश क्यों थे, क्योंकि इन्होंने जो संसदीय शासन चलाने के पक्ष में थे, इन लोगों ने क्या किया था कि इस पे हस्ताक्षर किए थे कि हम सारी जो भी हमारे ऊपर हर्जाना होगा या जो भी हमारे ऊपर शर्तें थोपी गई है हम उनको पूरा करेंगे। तो लोग इसलिए नाखुश थे इनसे। और शर्तों में क्या क्या था, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस को दिया जाएगा, पोलैंड को दिया जाएगा, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ेगा। किसको, जर्मनी को। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं ये देखिए। एक तो क्वेश्चन आता है इसमें कि केंद्रीय शक्तियों में कौन से देश शामिल थे, और मित्र राष्ट्रों, कई बार आता है मित्र राष्ट्रों में शामिल देश का नाम बताइए, देशों का नाम बताइए। तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका 4 देश आएंगे। उसके बाद हमारा आता है इसके बाद आएगा ये वर्साई की संधि आएगी। वर्साई की संधि क्या थी, तो इसमें आप लोगों को ये लिखना है, वर्साई की संधि में ये जर्मनी की जनता के लिए कठोर और अपमानजनक थी और इसकी वजह से जर्मनी को अपने बहुत सारे उपनिवेश यहाँ से शुरू आएगा, इसमें ये मित्र राष्ट्रों से शुरू और हवाले करने पड़े, यहाँ तक आएगा। अब आता है जो युद्ध हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका क्या असर हुआ। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। ये जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक मतलब और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर, लोगों का मनोबल भी टूट चुका था, वो कर्जदार भी हो गए थे, तो तोड़ के रख दिया था लोगों के मनोवैज्ञानिक और आर्थिक मनोबल को। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था। यूरोप जो था वो कल तक लोगों को देशों को कर्ज देता था, और आज की क्या स्थिति हो गई थी इस समय आते आते कि अब वो कर्जदारों का, अब उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। पहले कर्ज देने वाला था और अब कर्ज लेने वाला महाद्वीप बन गया था। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था।
और क्या था, जो हर्जाना था वो कौन भरेगा, जो नया गणराज्य बना था वाइमर गणराज्य, उससे लिया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही था। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो गया था। ये गणराज्य क्या था, एक तो हार गया था, हारने से अपनी बेइज्जती मान रहा था, उसके अलावा एक तो इसका अपमान हुआ था, हार चुका था, दूसरा इसको हर्जाना जो इस पर लगाया गया था उसको, उसकी वजह से भी ये बिल्कुल पूरी तरीके से खोखला हो गया था आर्थिक दृष्टि से, मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी इस राज्य में। तो इसमें ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी इसमें आएगा, युद्ध का असर, प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर हुआ था। तो इसको आप में यहाँ से शुरू, इस युद्ध से शुरू और ये अपंग हो चुका है तक लिखना है। उसके बाद आता है, कई बार ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर के अपराधी किसे कहा जाता है। तो नवंबर के अपराधी किनको कहा जाता था, नवंबर के अपराधी कहा जाता था जर्मनी को, वाइमर गणराज्य को। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, ये प्रथम विश्व युद्ध का जो क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो उसका आंसर आएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। अब सैनिकों को, जो लोग युद्ध में लड़े थे, जो सैनिक थे, उनका ज़्यादा सम्मान किया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक, राजनेता होता है जो नेता होते हैं वो, प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना। अब किस बात का प्रचार होने लगा कि जो पुरुष है, क्योंकि उनको युद्ध में लड़ने की ज़रूरत पड़ती है, जो सैनिक बनते थे वो पुरुष ही तो बनते थे, तो उनका आक्रामक होना बहुत ज़रूरी है, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना ज़रूरी है। मीडिया में खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। खंदक बोलते थे सैनिकों को ही, उनकी बहुत तारीफ की जाती थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। खंदक क्या होता है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए, जब युद्ध होता था तो सैनिकों के छिपने के लिए वहाँ पे गड्ढे खोदे जाते थे, उसको बोलते थे। लेकिन उनकी तारीफ तो की जा रही थी, लेकिन वो बहुत दयनीय स्थिति, बहुत बुरी ज़िंदगी वो जी रहे थे, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। मैं साथ साथ रिपीट भी करती जाती हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे। अभी हमने देखा है युद्ध का क्या असर हुआ, तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या असर हुआ या क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम हुआ, तो उसमें ये वाला आ जाएगा कि इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया। जो यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप था, जो पहले कर्ज देता था, आज वो कर्जदार बन गया, उसको कर्ज लेना पड़ रहा है। और विडंबना क्या थी कि जो पहले किसी ने, पहले साम्राज्य जो इसका पुराना साम्राज्य था, उसके गलतियों की सजा मिल किसको रही है, नए वाले को, वाइमर गणराज्य को। अब वो अपनी बेइज्जती तो मान ही रहा था क्योंकि वो हार भी चुका था, उस पर कर्जा भी हो गया था, उस पर शर्तें भी लाद दी गई थी, और आर्थिक दृष्टि से, पैसे के अगर हिसाब से देखा जाए तो वो देश पूरी तरह से खोखला हो गया था। नवंबर के अपराधी भी कहा गया इनको। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सैनिकों का सम्मान किया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। खंदकों की ज़िंदगी का बहुत तारीफ की गई, उनकी महिमा मंडल किया जा रहा था। लेकिन शायद किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे थे, उनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, अब देखते हैं इसमें क्या था। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म के शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसीलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक, ये जो ग्रुप वहाँ थे, समाजवादी जो समाजवाद का समर्थन करते हैं, डेमोक्रेट्स जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, और कैथोलिक गुटों ने क्या किया, वाइमर में इकट्ठे होकर और इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का, मतलब वो क्या चाहते थे कि जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसकी स्थापना की जाए, उसका समर्थन करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। अब जो जर्मनी में पार्टी बनी
उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद क्या हुआ, कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किसकी दुश्मन बन गई, समाजवाद की। दोनों की विचारधारा क्योंकि बिल्कुल अलग थी, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। जो क्रांतिकारी थे और जो उग्र राष्ट्रवादी थे, ये दोनों ही खेमे मतलब होता है समूह। तो ये रेडिकल जो थे ना, रेडिकल जो हमने पढ़ा था इससे पहले, उनके समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। रेडिकल जो लोकतंत्रवादी थे, जो चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, जो परिवर्तन चाहते थे समाज में, वो उनके लिए आवाजें उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। 1923 में आर्थिक संकट आ गया जर्मनी पर, बहुत भयंकर, बहुत कमी हो गई चीज़ों की। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज, क्योंकि उसने एक तो पहला विश्व युद्ध जो लड़ा था वो उसमें कर्ज लिया था, और युद्ध के बाद उसके जो सोना स्वर्ण मुद्रा थी उसको भी उसने हरजान, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा उसके पास स्वर्ण मुद्रा थी वो उसने जो उस पर हरजाना लगा उसमें भर दी। अब इस तरीके से क्या हुआ, इस दोहरे बोझ से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार थे, जो सोने के भंडार थे, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। और 1923 में जर्मनी ने कर्ज, क्योंकि एक तो उस पर कर्ज लगा था, दूसरा उस पर हर्जाना थोपा गया था, तो दोहरी मार थी उस पर, कर्ज भी उसको देना था, हर्जाना भी उस पर लगाया था। तो परेशान होकर क्या किया, 1923 में जर्मनी ने दोनों से मना कर दिया कि ना तो मैं कर्ज दूंगा ना मैं हर्जाना दूंगा। इसके जवाब में फ्रांसीसी ने क्या किया, जर्मनी के उनको गुस्सा आया कि ना तो ये कर्ज दे रहा है ना हर्जाना दे रहा है। तो फ्रांसीसी जो जीत गए थे, जिन्होंने जर्मनी को हरा दिया था, उन्होंने क्या किया, जर्मनी के जो मुख्य औद्योगिक इलाके थे ना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, रूर जगह का नाम है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, उस पर ही कब्जा कर लिया कि तुम अगर कर्जा नहीं दे रहे, हर्जाना नहीं दे रहे, तो इस पर हम अपना कब्जा कर लेंगे। और ये जो जगह थी यहाँ पर, ये बहुत विशाल, यहाँ पे कोयले का भंडार था। अब जर्मनी की तो हालत बुरी चल रही थी उस टाइम, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस पर कर्ज भी हो गया, इसको हर्जाना भी देना पड़ा, तो इस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था, और इसकी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी चल रही थी जर्मनी की। तो जर्मनी सरकार ने क्या किया, भाई अब कर्जा तो उतारना ही है, क्या किया जाए। उसने क्या किया, बहुत बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी, और उसका नुकसान क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगा। जब ज़्यादा पैमाने पर मुद्रा छापी जाएगी तो मुद्रा का मूल्य बिल्कुल कम हो जाएगा, कीमतें बढ़ गई थी। जब मुद्रा का मूल्य नहीं गिरता तो उसका क्या होता है कि कम पैसे में हम 10 रुपये की चीज़ खरीदनी है तो हमें 10 रुपये का ही सामान मिलता है। लेकिन जब मुद्रा मार्क का मूल्य गिर जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा बहुत सारी मुद्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि मुद्रा की कीमत कम हो गई है। इसका क्या परिणाम हुआ, $1 में खरबों मार्क मिलने लगे, सिर्फ $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। इतना मुद्रा की छपाई हुई और पैसे की कीमत, मुद्रा की कीमत इतनी ज़्यादा गिर गई कि सिर्फ $1 में हमें खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जो ज़रूरी सामान था, खाने पीने की चीज़ें थी, जो और घरेलू सामान था, यूज़ करने वाला सामान था, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। इसको बोला गया, इसको इस स्थिति को बोलते हैं जब मुद्रा की कीमत घट जाती है, जरूरी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। ये क्वेश्चन भी आता है, अति मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। तो जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाए तो उस स्थिति को हम बोल देंगे अति मुद्रास्फीति। जब कीमत बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति। तो जर्मनी की हालत बहुत बुरी चल रही थी। ये देखिए इतने लोग लाइन में खड़े हैं, ये देखिए इतने लोग लाइन में खड़े हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, काम करने के लिए रोजगार नहीं है। तो इनको जो रात को सोने के लिए वो भी इनसे थोड़े पैसे लिए जाते थे, और जब इनको नंबर वाइज सोने की जगह मिलती थी। तो अब क्या हुआ, जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप, अब अमेरिकी सरकार आई जर्मनी की मदद करने के लिए, और उन्होंने एक योजना बनाई, डॉव्स योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ जाता है डॉव्स योजना किससे संबंधित है। तो अमेरिका ने एक योजना बनाई, डॉव्स योजना, और इसमें क्या था, इस योजना में जो जर्मनी पर हर्जाना लगाया गया था, अमेरिका ने क्या किया, इस जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए
हर जाने की जो शर्तें थी उनको थोड़ा दोबारा तय किया, थोड़ा सा उनको कम करने की कोशिश की। तो अभी हमने क्या देखा, राजनीति, रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट, किस तरह जर्मनी में परिवर्तन हुआ, किस तरीके का आर्थिक संकट आया। जर्मनी क्योंकि हार चुका था, उसकी स्थिति बहुत बुरी चल रही थी, आर्थिक हालत उसकी ख़राब थी। तो जो ये थे जर्मनी था, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डली। समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के दुश्मन बन गई बिल्कुल, क्योंकि इनके विचार नहीं मिल रहे थे, अलग अलग विचार थे। और उसके बाद क्या हुआ, 1923 के आर्थिक संकट से जो स्वर्ण मुद्रा थी जर्मनी की, जिससे वो हर्जाना करता था, अपना भरता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसके बाद उसने कर्ज और हर्जाना दोनों चुकाने से 1923 में मना कर दिया। फ्रांसीसियों ने क्या किया, उनका जो मुख्य औद्योगिक नगर था रूर, जहाँ पर कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा था और बहुत सारे उद्योग धंधे थे, उस पर ही कब्जा कर लिया। क्योंकि उसको क्या लगा कि ये तो कर्जा तो देगा नहीं, हर्जाना भी देने से इसने मना कर दिया, तो इसके जो जगह थी औद्योगिक जगह, उस पर ही कब्जा कर लिया। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। जर्मन सरकार ने क्या किया, मुद्रा छापनी शुरू करी। और इससे क्या परिणाम हुआ इसका, कि इतनी ज़्यादा मुद्रा छाप दी गई कि ज़रूरी चीज़ें थी उसकी तो कीमत आसमान छूने लगी। और इसको $1 से हम 1 खरबों मार्क, मतलब $1 जो था उसमें खरबों मार्क मिलने लगे। पैसे की बिल्कुल वैल्यू कम हो गई, कोई कीमत नहीं रही पैसे की। चीज़ों जो ज़रूरी चीज़ें थी उसकी कीमत बढ़ गई। इसको नाम दिया गया अति मुद्रास्फीति। जब कीमत बढ़ जाती है, जब कीमत बेहिसाब, मतलब बहुत ज़्यादा जब कीमत बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। अब जर्मनी की मदद करने के लिए अमेरिका आया। अमेरिका ने एक डॉफ्स योजना बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो अमेरिका जर्मनी पर जो हर्जाना लगाया गया है उसकी जो शर्तें थी उसको दोबारा तय किया गए। तो इसमें मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, डॉफ्स योजना क्या थी, और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम ये आ जाएगा सारा। अब आता है मंदी के साल। आर्थिक मंदी जो जर्मनी में आई, किस किस साल आई और उसका क्या प्रभाव पड़ा। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही। मतलब 1924 से 1928 इन 5 सालों में जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रय। अब जर्मनी किस पे निर्भर था, उसने अमेरिका से जो थोड़े बहुत टाइम के लिए कर्जा लिया था उस पर डिपेंड था वो। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया। ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था, ये था अमेरिका में स्थित, अमेरिका में है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, शेयर बाजार। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, उसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। शेयर बाजार होता क्या है, जब बहुत सारी कंपनियां ग्रुप बना ले, अपना एक समूह बना ले, तो वो शेयर बाजार हो जाता है। तो हुआ क्या था, जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुनिया का शेयर बाजार था, वो धराशायी हो गया, वही नष्ट हो गया। तो जर्मनी को जो मदद मिलती थी वो भी बंद हो गई। अब ये देखिए, एक तो बेचारा पहले ही उस पर कर्जा हो रखा था जर्मनी पे, हर्जाना उसको अलग से देना था। ऐसी स्थिति में उसको एक थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी थी अमेरिका ने उसकी मदद भी की थी। लेकिन अब क्या हुआ, अमेरिका का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार था वही नष्ट हो गया। तो बेचारे जर्मनी को जो मिलने वाली थोड़ी बहुत मदद थी वो भी ख़त्म हो गई। अब उसकी क्या हालत हुई ये देखिए। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। कीमतों में गिरावट आ गई तो लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। ये देखिए कितने ज़्यादा, क्योंकि लोगों को डर था। यह आर्थिक महामंदी, ये जो आर्थिक महामंदी थी ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे देखते हैं क्या हुआ। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका जो था उसकी राष्ट्रीय आय, जब शेयर बाजार ही उसका बंद हो गया इतना बड़ा, तो अमेरिका के जो लोगों की इनकम है वो कम होगी तो उसकी राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। तो 1929 से 1932 तक अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो आधी रह गई और फैक्ट्रियाँ बंद हो गई।
अब बेचारा अमेरिका भी उसकी मदद नहीं कर सकता, तो जर्मनी का हाल और बुरा हो गया। लेकिन सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ा? जर्मनी पे पड़ा, क्योंकि एक तो पहले उसको कर्जा देना था, ऊपर से वर्साई की संधि में उस पर शर्तें थोप दी गई थी, कर्ज भी हो गया था, हर्जाना भी देना था उसको। तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन जो था, जो चीज़ें उत्पादन की जाती थी फैक्ट्रियों में, वो 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गई। ये देखिए, 1929 के मुकाबले वो केवल कितने प्रतिशत रह गई? 40%। लोग बेरोजगार हो गए, उनके वेतन गिर गए, बेरोजगारों की संख्या 60 लाख। ये देखिए, 60 लाख तक लोग बेरोजगार हो गए थे, 60 लाख संख्या उनकी पहुंच गई। जर्मनी की सड़कों पर लोग ऐसी तादाद में दिखाई देने लगे। जो अब लोग क्या करते थे, ये देखिए, ये जो लेसन है ये बहुत भावनात्मक लेसन है। इनको पढ़ के और इन चीज़ों को देख के वहाँ के लोगों पे तरस आता है कि वहाँ पे बेचारों की क्या हालत हो गई थी कि लोग गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। बेरोजगार नौजवान या बेरोजगार जो लोग थे, या तो वो ताश खेलने पाए जाते थे, या नुकड़ों पर झुंडा लगाए रहते थे, या फिर लंबी लंबी कतार में दफ्तरों के बाहर खड़े रहते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो गए, युवा वर्ग, अब रोजगार ही नहीं मिलेगा, काम ही नहीं होगा, तो लोग गलत काम करेंगे, तो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था और चारों तरफ बहुत दुख, निराशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों की गहरी बेचैनी और डर पैदा, आर्थिक जो संकट था, जो पैसे की कमी थी, लोग भूखे मर रहे थे, ना सोने की जगह थी, ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए सामान था, ना काम करने के लिए रोजगार था। तो ऐसे में क्या होगा? बेचैनी होगी, डर पैदा होगा लोगों में। ऊपर से मुद्रा का अवमूल्यन भी हो रहा था। मध्यम वर्ग, खासतौर से वेतन भोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी, जो मध्यम वर्ग से थोड़ा बहुत पेंशन वगैरह से गुजारा कर रहे थे, वो भी उनकी कम होती जा रही थी। कारोबार मतलब काम धंधे ठप हो गए थे। छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत, जो छोटे मोटे व्यापारी थे, दुकानदार थे, या वैसे थे, सामानों को इधर से उधर करने वाले थे, उनका भी क्या हुआ था? उनकी भी हालत खराब हो गई थी। और समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे। अब लोगों को क्या डर था कि एक दिन ऐसा लग रहा है कि मजदूरी बनकर रह जाएंगे, किसी के पास कोई काम नहीं था। अब सिर्फ संगठित मजदूरी थे जिनकी हिम्मत, अब मजदूर ऐसे थे, संगठित मजदूर, ग्रुप मजदूरों का जो समूह था, जिनमें थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी। लेकिन बेरोजगारी की जो बढ़ती फौज है, जो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही थी, जो लोगों में गरीबी आ रही थी, भूखमरी आ रही थी, उससे उनको भी कहीं ना कहीं डर था। बड़े बड़े व्यवसायी भी, जो व्यवसाय थे जो बड़े बड़े, वो भी संकट में थे। किसान भी परेशान थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों से बेहिसाब, क्योंकि जो किसान जो था, वो जिन चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे उनकी गिरावट हो गई थी। क्योंकि गिरावट क्यों होगी? क्योंकि उनकी कीमतों में गिरावट का रीज़न क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, लोग वैसे ही बेरोजगार हैं, तो किसानों को भी घाटा हो रहा था, किसान भी दुखी थे। अब राजनीतिक स्तर पर वाइमर जो गणराज्य था, वो एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का, अब वो जिस देश में इतनी ज़्यादा समस्या होगी, लोग इतने परेशान होंगे, जहाँ पे ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना रहने के लिए घर है, लोग परेशान हैं, और तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये डर था कि यहाँ पर तानाशाही, ऐसा देश कभी भी तानाशाही का शिकार बन सकता है। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को, एक उल्टा वहाँ पे क्या हो रहा था, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था। कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी, और ऐसी सरकार तो वैसे ही सफल नहीं रहती जब कई पार्टी मिलकर सरकार चलाएगी। तो दूसरी समस्या क्या थी? अनुच्छेद 48 की वजह से, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। एक तो क्या समस्या थी कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था। गठबंधन होती है जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, किसी एक को स्पष्ट बहुमत जब नहीं मिलता है, कोई एक पार्टी नहीं जीतती है, तो कई मिलकर सरकार बनाती है। एक तो ये दिक्कत थी। दूसरा क्या था कि राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार दे दिया था, नागरिकों को जो अधिकार मिले उसको रद्द करने का अधिकार था, और
अध्यादेश होता है, कानून, उसके जरिए भी राष्ट्रपति शासन चला सकता है। तो दूसरी समस्या थी ये। तो हमने इस लेसन में क्या देखा कि किस प्रकार मित्र राष्ट्र और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी उनके बीच युद्ध हुआ। युद्ध में जर्मनी हार गया। जर्मनी के हारने के बाद उस पर वर्साई की संधि के द्वारा किस प्रकार हर्जाना और शर्तें थोपी गई। उसके बाद जो लोगों की हालत है जर्मनी में बहुत बुरी थी। लोग ना रोज़गार मिल रहा था, कर्जा हो रहा था, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी, पैसे का जो वैल्यू थी वो कम हो रही थी। ये देखिए, हमने इसमें शुरू से बता देती हूँ एक बार। हमने पहले देखा कि जर्मनी शुरुआत में जर्मनी काफ़ी सफलता प्राप्त कर रहा था, युद्ध भी जीत रहा था, जिससे वो युद्ध कर रहा था उसको सफलता भी मिली थी। और जर्मनी और जो ऑस्ट्रियाई देश थे उनको इस ग्रुप को बोलते हैं केंद्रीय शक्ति। इंग्लैंड, फ्रांस और जो रूस है उसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। तो जर्मनी, इसका मतलब क्या हुआ, केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्रों के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच। मित्र राष्ट्रों में पहले इंग्लैंड, फ्रांस और रूस था, बाद में अमेरिका इसमें शामिल हो गया था। अब जर्मनी को शुरुआत में ये अंदाज़ा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा, लेकिन इस युद्ध को चलने में इस युद्ध को मतलब खींचते खींचते 5 साल हो गए। और 5 साल का जो टाइम होता है वो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो हुआ क्या कि जर्मनी इसमें हार गया और हारने की वजह से उसकी जो हालत थी वो बहुत बुरी हो गई। अब लोग चाहते थे कि वहाँ पर एक संसदीय शासन की तरह शासन चलाया जाए, जहाँ पर लोग वोट डालें, उनकी वोट के द्वारा नेता चुने जाए और वो शासन चलाए। अब इन्होंने क्या किया, ये जो वाइमर गणराज्य का समर्थन करते थे, इन्होंने एक वर्साई की संधि हुई थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो देश हार गया है उस पर कुछ शर्तें थोप दी गई थी। और वो शर्तें क्या थी कि उसको 10% अपनी आबादी, 13% अपना भूभाग, 75% अपना लौह भंडार, 26% अपना कोयला भंडार, ये सब फ्रांस, पोलैंड और जो जीते हैं डेनमार्क, लिथुआनिया, उनको देने पड़ेंगे। इसीलिए वहाँ के जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग थे, वो वाइमर गणराज्य से खुश नहीं थे, नाखुश थे, क्योंकि उनका मानना था कि इन्होंने जो वर्साई की संधि है, जो हमारे ऊपर इतना कुछ थोप दिया है, इतना हर्जाना थोप दिया है, इतनी शर्तें थोप दी है, तो उनके लिए उन्होंने हाँ की थी। उन्होंने इस वर्साई की संधि पर अपने सहमति दी थी। अब युद्ध का असर क्या हुआ, हर्जाना जो था उसका बोझ तो जर्मनी ढो ही रहा था, उसको मजाक बनाया गया पूरी दुनिया में, उसका नवंबर के अपराधी कहा गया, जर्मन वासियों को नवंबर के अपराधी कहा गया। और अब धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, जो सेना होते थे ना, सेना में जो लोग शामिल होते हैं तो सिपाही, उनको बहुत सम्मान दिया जाने लगा, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बुरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद जो 1923 के आर्थिक संकट से क्या हुआ, जर्मनी जो जहाँ पहले वो कर्जा देता था, अब उसको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो कर्जे की वजह से उसके जो सोने के भंडार थे वो पूरे ख़त्म हो गए थे। और आखिर में उसने परेशान होकर ये कह दिया कि मैं ना कर्जा दे सकता हूँ, ना मैं हर्जाना चुका सकता हूँ। 1923 के आसपास, 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना देने से इनकार कर दिया। तो फ्रांस ने क्या किया कि उसका जो रूर था, रूर जो उसका एक औद्योगिक इलाका था जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ पे कोयला का भंडार था बहुत ज़्यादा। अब जर्मनी सरकार ने अपना बचाव करने के लिए बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी। इससे क्या हुआ, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसे अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। और अब जर्मनी की मदद करने के लिए सामने आया अमेरिका। अमेरिका ने एक योजना बनाई, डॉफ्स योजना। इसका उद्देश्य क्या था कि जो उस पर हर्जाना लगाया गया था उसको दोबारा देखा जाएगा और उसकी शर्तों को दोबारा थोड़ा उसमें परिवर्तन किया जाएगा। अब अमेरिका बेचारा जो था वो जर्मनी की मदद के लिए आगे आया, लेकिन जर्मनी तो वैसे ही बुरे दौर से गुजर रहा था, उसको एक उम्मीद दिखाई दी थी, वो भी टूट गई। क्यों? अमेरिका में जो 1929 है उसमें वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो उसका सबसे बड़ा शेयर बाजार था, वो पूरा नष्ट हो गया। अमेरिका से जो मदद आती थी वो भी आनी बंद हो गई। अब उसकी हालत जर्मनी की और बुरी हो गई। किसी के पास कोई रोज़गार नहीं था, लोग रोज़गार के लिए घूम रहे थे लेकिन उनको रोज़गार मिल नहीं रहा था। किसान भी परेशान थे, मजदूर भी परेशान था, व्यापारी भी परेशान थे, छोटे मोटे व्यापारी भी परेशान थे, क्योंकि किसी के पास कोई काम था ही नहीं, जो था वो ठप हो चुका था। और दूसरा क्या हुआ, राजनीतिक स्तर पर
एक तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, मिली जुली सरकार बनती थी, गठबंधन सरकार कई पार्टियां मिलकर जो बनाती है, उससे कोई भी जो है शासन में सही ढंग से शासन का संचालन नहीं हो रहा था। दूसरा एक आर्टिकल आया था 48, उसकी वजह से राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर दे दी थी कि वो आपातकाल भी लागू कर सकता है जब चाहे, नागरिक अधिकार भी रद्द कर सकता है और अपने अध्यादेश के जरिए भी शासन चला सकता है। तो इससे जर्मनी की हालत और बुरी हो गई। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहीं, इसका फर्स्ट पार्ट जो थर्ड लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है। इसकी जो वीडियो है इसकी पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।